आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अच्छा एक बात बताओ पहले हमको यहाँ पे कल हम लोग अपने क्लास में ये देखे थे कि लुइस 16 को डायरेक्टली तो वहाँ के मतलब कि राजा के पद से नहीं हटाया था। राजा तो वो था, लेकिन उसका कोई अब मतलब नहीं रह गया था, है ना। क्योंकि जो कुछ राजा करता था वो सारा का सारा काम अब कौन कर रहा था, यानी कि नेशनल असेंबली कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना के कर रहा था। तो जरा बताओ अब यहाँ पे क्या जरा सा भी यहाँ पे राजा का कोई महत्व रह जाता है क्या? नहीं रह जाता है। अब हाँ बिल्कुल, अब वही चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जरा एक बात समझाओ, एक चीज़ समझो अब यहाँ पे ध्यान से। चूँकि थर्ड स्टेट यानी कि नेशनल असेंबली वाले लोग जो हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सभी ने मिल के सबसे पहले तो शपथ लिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक बनाएंगे नहीं तब तक दम मारेंगे नहीं। पहला ये बात उन्होंने किया, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो शहरों में भी कुछ अफवाह था, गाँव में भी कुछ अफवाह था। अफवाह के कारण दोनों जगह पे क्या हो गया, दंगा हो गया। और जाके लास्ट में लुइस 16 को अस्ता के बेचारे को नेशनल असेंबली को लीगल घोषित करना पड़ा, उनको करना पड़ा ना। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ भाई, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, आपने जो बनाया है उसी को हम लोग अब मानेंगे, ये उन्होंने कह दिया था, है ना। देखो यहाँ पे एक एक करके लुइस 16 के पावर को कैसे छीना जा रहा है। देखो मतलब कि वो डायरेक्टली बिल्डिंग को नहीं गिरा रहा है, वो एक एक पिलर उसका ख़त्म कर रहा है ना। जैसे सबसे पहले लुइस 16 के खिलाफ नेशनल असेंबली घोषित करवा दिया, उसका नियम, उसका पावर वहीं पे ख़त्म हो गया। राजा का राजा का कोई पावर नहीं। अब जो नियम कानून बनाएगा वो नेशनल असेंबली बनाएगा। पहला वो हो गया हमारा। दूसरा, संविधान बना दिया, है ना। संविधान में पावर, राजा के पावर को कम कर दिया गया, ये हो गया। तीसरी बात ये कि उन्होंने जो कहा था ओल्ड रिजिम के अनुसार से कि जो वन स्टेट वन वोट वाला सिस्टम रहेगा वही रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, नहीं ये नहीं रहेगा, वन मैन वन वोट वाला सिस्टम रहेगा। यहाँ पे भी उनका पावर ख़त्म कर दिया गया ना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और चीज़ था लास्ट में, कि लुइस 16 ने उतने सारे अधिकार नहीं दे रखे थे अपने लोगों को, लेकिन नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो कि कॉमन पीपल को दिया गया ना। उसके बाद खुद देखो यहाँ पे तुम, जितने भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी सेकेंड और फर्स्ट स्टेट के पास थे उन सभी को छीन लिया गया ना। चर्च में जितने भी हमारे बड़े बड़े क्लर्जी लोग हुआ करते थे उन सभी को कहा गया कि आपके पास जो लैंड है उन सभी को आप छोड़िए, है ना। उस लैंड का हम लोग अलग चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को थर्ड स्टेट के लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे खोखला कर रहे थे। उनको मालूम भी नहीं चलने दे रहा था, लेकिन ये लोग उसके पावर को छीन रहे थे। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, क्या राजा इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, एक्शन लेगा, क्योंकि उसका पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लोग उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं। तो राजा का यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। अब राजा को आने वाला है गुस्सा। अब राजा को जब गुस्सा आने वाला है तो अब वो क्या करेगा, अब जरा देखो यहीं पे इसी टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो राजा का गुस्सा यहाँ पे किस कारण से था वो तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, प्लस इस टॉपिक में हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्रांस में किस तरीके से, पूरी तरीके से किस प्रकार मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हुआ और किस प्रकार वहाँ पे रिपब्लिक आया। रिपब्लिक का दूसरा आप मतलब कह सकते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब ये क्या होता है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि हर लोग क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, है ना। जैसे इंडिया क्या है, हमारा एक रिपब्लिक कंट्री है, समझ रहे हो। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जो नाम बोल दो इंडिया के बारे में वो सब सही है, क्योंकि इंडिया में हर तरीके से सुख शांति यहाँ पे, मतलब कि हर एक राइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को। तो किस प्रकार से हम लोग ये समझेंगे कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हटा राजा वाला, और किस प्रकार से वहाँ पे रिपब्लिक आया यानी कि डेमोक्रेसी आया, ये हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। और कुछ फीचर्स भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जो थर्ड स्टेट के जो हमारे नेशनल असेंबली थे उन्होंने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कुछ ना कुछ फीचर्स था। क्या फीचर्स था जरा बताओ तो, सीखा दो तीन फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो था थर्ड स्टेट के द्वारा बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, उसका दो तीन फीचर्स था, है ना। क्या फीचर्स था जरा हमको बताओ तो, कुछ खासियत था, क्या खासियत था, कोई बता सकता है हमको, कोई भी?
हाँ, फीचर्स का सबसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर फीचर बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, मेरिट बोलो, जो भी बोलो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स था? बिल्कुल, पूरा का पूरा सभी को मतलब कि फ्रीडम मिला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलो इतना ही मालूम है ना, बहुत है। ऐसे बताएंगे सबसे पहले ये पहला फीचर्स ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के राजा के पावर को लिमिट कर दिया था, पहला ये था हमारा। उसके बाद उसके पावर को 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दिया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। उसके बाद ये था कि वहाँ के जितने भी हमारे चर्च वाले जो टैक्स वैक्स थे उन सभी को ख़त्म किया गया, है ना, याद करो सब चीज़ था उसमें लिखा हुआ। उसके बाद फिर ये था हाँ, फिर उसके बाद ये था कि राइट टू फ्रीडम मिला, राइट टू स्पीच मिला, राइट टू ओपिनियन मिला, है ना, ये सारा कुछ मिल गया था वहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो ये फीचर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था। चलो आज के टॉपिक पे हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर फ्रांस में किस प्रकार से मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ और वहाँ पे रिपब्लिक कैसे आया। अब चूंकि यहाँ पे सब कुछ खिलाफ हो रहा है, किसके? राजा के खिलाफ हो रहा है सब कुछ, तो राजा को यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा आएगा ही आएगा। अब गुस्सा जब आने लगा तो इन्होंने क्या किया, अब जरा देखो यहाँ पे। लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन and he entered into secret negotiation with the king of Prussia। एक और लाइन पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। Rulers of other neighboring countries who were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place। अब समझो यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बात है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। हम लोग ये कल तक जान चुके थे कि लुइस 16 को अस्ता पस्ता के कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करना पड़ गया था उसको, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये लीगल है, उसको डिक्लेयर करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हर जगह पे दंगा फसाद हो रहा था, है ना, गाँव में भी हुआ, शहरों में भी हुआ, लेकिन केवल अफवाह की वजह से हो रहा था, हकीकत तो नहीं था ना, अफवाह की वजह से हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर देंगे, वही लागू होगा, ये उन्होंने कर दिया था। लेकिन यहाँ पे लुइस 16 का दूसरा चेहरा यहाँ पे सामने हमको देखने को मिलता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो किया, साइन करने के बाद ये क्या किया ना, अपने बगल वाले कंट्री के साथ जाके ये मिल गया, उसके जो राजा थे ना उसके साथ जाके मिल गया। और वो भी कौन था? किंग ऑफ प्रूसिया, यानी कि प्रूसिया का जो राजा था उसके साथ जाके लुइस 16 ने हाथ मिला लिया। नहीं नहीं, प्रूसिया अलग है, प्रूसिया अलग कंट्री है। वहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्री आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो बहुत छोटा सा वहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे एक बड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लगाया जाएगा, क्लास में वर्ल्ड मैप लगाया जाएगा, तब उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। खैर आगे सुनो अब। तो लुइस 16 अपने पावर को बचाने के लिए क्या किया? देखो, लुइस 16 अपने पावर को बचाने के लिए अपने कंट्री में रहने वाले लोगों से मदद मांगता तो कोई मदद नहीं करता, क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा था? आज़ादी चाह रहा था, है ना, हर कोई लुइस 16 से छुटकारा पाना चाह रहा था। तो वो अपने कंट्री के लोगों से मदद नहीं मांगा, वो दूसरे कंट्री के लोगों से जाके मदद मांगा, वो भी प्रूसिया के राजा से। किससे? प्रूसिया के राजा से। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ क्या, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ? रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस। अब देखो, फ्रांस में एक एक करके धीरे धीरे राजा के पावर को ख़त्म किया जा रहा था। तो जो नाइबरिंग कंट्री थे ना, जो पड़ोसी वाले देश थे फ्रांस के, वहाँ के राजा को भी डर सताने लगा। डर ये सताने लगा कि क्या पता फ्रांस का देखा देखी हमारे कंट्री में भी लोग हमारा बहिष्कार कर दे, हमारे पावर को भी छीन ले। क्योंकि देखो हर इंसान को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तो हो सकता है ना कि फ्रांस में जो चीज़ हो रहा था वही चीज़ कॉपी कर ले बाकी वाले कंट्री के लोग, है ना, और वो भी अपने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दे। तो बगल वाले कंट्री में जितने भी राजा लोग रहा करते थे ना, वो लोग डर गए। और उन्होंने डरने के बाद क्या किया? उन्होंने डरने के बाद लुइस 16 को कहा कि हम आपका साथ देंगे और आपके कंट्री में जो कुछ भी उथल पुथल हो रहा है ना, हम उसको ख़त्म भी कर देंगे। मतलब ये साजिश कर रहे थे कि इसको ख़त्म करने का, नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली को, क्योंकि नेशनल असेंबली ही फ्रांस में सारा कुछ कर रहा था, उथल पुथल कर रहा था। तो बाकी कंट्री के जो राजा लोग थे ना, उन्होंने कहा लुइस 16 को कि ठीक है, आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपका मदद करेंगे, आपका पावर रीगेन करने में, यानी कि दोबारा आपको गद्दी पे बैठाने के लिए हम आपका मदद करेंगे। यहाँ पे दो मकसद हो सकता है, यहाँ पे दो मकसद हो सकता है।
पहला मकसद तो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप जो होगा ना फ्रांस का बाकी कंट्री के साथ वो अच्छा होगा, पहला ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बाकी कंट्री के लोग राजा भी, बाकी कंट्री के राजा भी डर गए हो फ्रांस में इवेंट जो हो रहा था ना उसको देख के, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के लोग भी उसके खिलाफ क्या कर दें, आवाज़ उठा दें। तो इसीलिए लुईस 16 का साथ देने के लिए हर कोई रेडी था। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। बिफोर दिस कुड हैपन, इसके पहले कि ऐसा होता, बाकी कंट्री के राजा लोग अपने आर्मी के साथ आते, फ्रांस में नेशनल असेंबली पे हमला करते, वहाँ के लोगों को परेशान करते, वहाँ के लोगों को ख़त्म करते। इसके पहले ही क्या हुआ, द नेशनल असेंबली इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। सोचो, देखो मतलब ये कह सकते हो ना कि हर एक फैमिली में या फिर हर एक कंट्री में ना कोई गद्दार तो रहता ही रहता है। समझ गए बात को? तो वही चीज़ हुआ, लुईस 16 चल गया कहाँ, लुईस 16 गया ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। ऊपर में केवल प्रूसिया के बारे में लिखा हुआ था, नीचे में यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी है। तो आप समझेंगे क्या कि लुईस 16 अपने पावर को बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए गया किसके पास, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के राजा के पास गया। भाई देखो तुम मेरा मदद करो, हमारे पावर को छीना जा रहा है। हाँ, वाई मतलब कि उसका ससुराल। समझ गए बात को? तो मैरी एंटोनियट जो थी उसके पिताजी, उनके पिताजी कहाँ के राजा होंगे, ऑस्ट्रिया के। मतलब कि ये जो लुईस 16 है ना अपने ससुर जी से मदद मांगने के लिए गया कि ससुर जी मेरा मदद कीजिए, मेरा पावर छीना जा रहा है धीरे धीरे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो स्वाभाविक सा बात है कि अपने ससुर अपने दामाद का मदद नहीं करेगा तो किसका करेगा। समझ गए बात को? तो लुईस 16 जब ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के राजा के पास गया कि मेरा मदद करो भाई, मेरा थोड़ा सा पावर जो है ना वो छीना जा रहा है, तो ऐसा होता पहले ही खबर मालूम चल गया नेशनल असेंबली वाले लोगों को। देखो भाई लुईस 16 उसके पास मदद मांगने के लिए गया था, तुम्हारे खिलाफ हमला हो सकता है। ये मालूम चल गया किनको, नेशनल असेंबली को। जब नेशनल असेंबली को मालूम चला ना, इन्होंने वार छेड़ दिया पहले ही, किसके खिलाफ, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजा के खिलाफ। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें? कह सकते हो कि यहाँ पे ना मतलब खुफिया एजेंसी मिला हुआ था नेशनल असेंबली का, किस में, लुईस 16 में, यानी कि उसका राजघराने में। हाँ रिलेटिव में हो सकता है, जैसे ये तो बताने वाला चीज़ है नहीं, सीरियल उरियल में तो ये नॉर्मल सी बात है ना, इसका बाद उधर में उधर दे देना, उधर का बाद इधर दे देना, है ना, तो वही चीज़ होता है। शिखा तो जानती होगी, सीरियल देखती है। कुमकुम भाग्य कौन देखता है? मेरा दिमाग ही खराब, जो वो देखेंगे टीवी फोड़ देंगे। चलो ठीक है। नहीं सीरियल देखना चाहिए लड़कियों को, खास करके तुम देखो, तुम देखो सीरियल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। क्या मिलता क्या? तुम देखो ना, तुमको मालूम चलेगा। आर्मी ज्वाइन करेगी? तुम सीरियल देखो, सही में बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो लुईस 16 के फैमिली में कोई एक ऐसा आदमी होगा जो कि किसके लिए काम करता होगा, नेशनल असेंबली के लिए काम करता होगा। वही जाके नेशनल असेंबली को बता दिया कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रहा है, तुमको मारने का यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। तो नेशनल असेंबली को जब ये बात मालूम चला तो इन्होंने पहले ही वार छेड़ दिया उसके खिलाफ, ठीक ना, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ। आगे क्या हुआ देखो, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी, दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, सुनो मेरे बात को ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ना, चूंकि नेशनल असेंबली को पहले ही मालूम चल गया था कि ये वार हमारे खिलाफ मतलब कि रचा जा रहा है ना, हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो इनके बचाव के लिए क्या किया, बहुत सारे वॉलंटियर यानी कि बहुत सारे नौजवानों ने क्या किया, आर्मी में ज्वाइन कर लिया। किसको बचाने के लिए, नेशनल असेंबली को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे आर्मी को ज्वाइन कर लिया। प्लस उन लोगों ने इस वार को किस रूप में देख रहे थे, वो लोग इस वार को देख रहे थे कि वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। ये जो वार होने जा रहा है ना, ये राजा के खिलाफ होने जा रहा है, प्लस एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ होने जा रहा है। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब बताओ हमको कोई। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया ना कि मतलब राजघराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, पहला बात ये हो सकता है।
दूसरी बात ये कि जो कि मतलब कि थोड़ा सा क्रूरता पर मतलब कि थोड़ा सा क्रूएल्टी दिखाते हैं ना, हाँ, वो उनके खिलाफ हो गया। इसका और भी मायने हो सकता है जो कि बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं, जो कि अपने मन का करते हैं, ये हमारा हो सकता है एरिस्टोक्रेसी। समझ के बात को। तो ये जो वार होने जा रहा था, ये कॉमन पीपल के बीच में और राजा के बीच में होने जा रहा था। समझ रहे हो बात को। तो ये वार बहुत ही पॉपुलर होने वाला था। आगे देखते हैं फिर। ड्यूरिंग वार दे सैंग मर्सेलाइज दैट वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट डी लिजेल डी लिजेल। अब जैसे देखो, हमारे यहाँ पे नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन है ना। उसी प्रकार जब यहाँ पे वॉर चल रहा था नेशनल असेंबली और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजा के बीच में, तो यहाँ पे एक सॉन्ग निकल के आया जिसका नाम था मर्सेलाइज, ऐसे कुछ नाम करके यहाँ पे है मर्सेलाइज। समझ में आ गया बात। और इनको सबसे पहली बार किन्होंने कंपोज किया था, एक पोएट थे, कवि थे, जिनका नाम था रॉगेट डी लिजेल। समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेल्स व्हेन दे मार्च इनटू पेरिस। और ये सबसे पहली बार वॉलंटियर के द्वारा गाया गया था, यानी कि नौजवानों के द्वारा गाया गया था। हालांकि वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, आप इसको यहाँ पे नौजवान भी कह सकते हैं। समझ के बात को। तो सबसे पहले इस गाने को गाया गया था वॉलंटियर के द्वारा, वो भी कहाँ पे, मर्सेल में गाया गया था। मर्सेल एक जगह है, समझ में आ गया। तो फ्रांस के नीचे यदि आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक मर्सेल है, और वहाँ पे फ्रॉम मर्सेल व्हेन दे मार्च इनटू पेरिस। तो मर्सेल में उन्होंने सबसे पहली बार इन गाने को गाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मर्सेलाइज। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब नेशनल असेंबली और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में जब वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे एक नेशनल सॉन्ग सामने आया था। उस सॉन्ग का नाम था मर्सेलाइज, आप कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बार उसको गाया कहाँ पे गया था, मर्सेल में। किसके द्वारा, वॉलंटियर के द्वारा। और वो सॉन्ग लिखा किसके द्वारा गया था, पोएट थे एक, जिसका नाम था रॉगेट डी लिजेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द मर्सेल इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और बाद में जाके, और आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम हमारा क्या है, मर्सेलाइज है। समझ के बात को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, मर्सेलाइज है। जैसे हमारा अभी है ना जन गण मन, उसी प्रकार से इसका ये है। द वॉर ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। मैन वेयर बिजी इन वॉर, वोमेन वेयर लेफ्ट टू परफॉर्म द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब जरा देखो यहाँ पे, चूँकि ये छोटा मोटा वॉर तो था नहीं, बहुत बड़ा वॉर था हमारा ये, है ना। क्योंकि फ्रांस के थर्ड स्टेट के बीच में हो रहा था, और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के राजा के लोगों के बीच में हो रहा था। समझ के बात को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना, वॉर में बिजी थे। हालांकि वॉर में बिजी कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग ही ना खेती बाड़ी क्या करते थे, तो वही लोग बिजी थे उसमें। अब जब यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो लोग बिजी थे ना, तो यहाँ पे फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला। इकोनॉमिक लॉस का मतलब ये हो गया ना कि हर तरफ उथल पुथल था, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। फसल कहाँ से होगा, सारा का सारा लोग वॉर में बिजी है। समझ के बात को। अब बच गई कौन, महिलाएं। तो महिलाएं क्या करती थी, देखो यहाँ पे, मैन वेयर बिजी इन वॉर, पुरुष कहाँ पे बिजी थे, वॉर लड़ने में बिजी थे। वोमेन वेयर लेफ्ट टू परफॉर्म द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग, मतलब कि पुरुष तो चले गए थे वॉर में, औरतों को घर में छोड़ दिया गया कि तुम घर में रहो, अपने बाल बच्चे को आराम से पालो, कमाओ उमाओ, और अपने बाल बच्चे को देखो, हम जा रहे हैं वॉर में। इस प्रकार का सिचुएशन वहाँ पे था। उसके बाद एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और वही लोग उस समय पे क्या कर रही थी, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, कुछ कमा भी रही थी, प्लस अपने बाल बच्चे का देखभाल भी वो लोग कर रही थी। हालांकि अभी आपको यहाँ पे वुमेन का रोल बहुत ही कम दिखाया जा रहा है ना, बहुत ही कम दिखाया जा रहा है ना। लेकिन वुमेन का रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एक अलग टॉपिक ही है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, टॉपिक नंबर शायद 4 है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वुमेन का क्या रोल था, है ना। चलो उसमें हम लोग देख लेंगे वुमेन का। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जितने भी पुरुष थे, जितने भी मेल थे, वो सारे के सारे हमारे वॉर में बिजी थे, और महिलाओं को घर परिवार सब देखना पड़ रहा था। उसके बाद फिर क्या है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर
बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गैव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, लोगों का ये कहना था, थर्ड स्टेट के लोगों का ये कहना था कि ये जो वॉर चल रहा है ना, ये चलते रहना चाहिए, मतलब कि तब तक चलना चाहिए जब तक कि पूरी तरीके से ये मोनार्की वाला जो सिस्टम है ना वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए इनका ये कहना था ना, क्योंकि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लोगों को बहुत प्रकार का अधिकार तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार यदि किसी को मिला था तो वो मिला था बड़े बड़े लोगों को। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि छोटे मोटे लोगों को वोटिंग राइट मिल गया था, हालांकि वोटिंग राइट भी सबको नहीं था, केवल पैसिव सिटीजन को था, याद है ना। उसके बाद फिर सॉरी एक्टिव को था, है ना, तो केवल एक्टिव को था वोटिंग राइट। उसके बाद औरतों को कुछ भी अधिकार नहीं था, है ना। उसका फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम तो था, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जितना अधिकार कॉमन पीपल को मिला था ना, उससे कई ज़्यादा बेनिफिट और अधिकार जो है ना रिचर सेक्शन को मिला हुआ था। तो लोगों का ये कहना था कि देखो हमको अधिकार तो कम मिला है, बड़े बड़े लोगों को अधिकार ज़्यादा मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वॉर चलने दो। वॉर चलने दो मतलब क्या, कि जब वॉर चल रहा है तो कुछ ना कुछ बदलाव इसमें फिर से आएगा ही आएगा। समझ रहे हो बात को, आगे बढ़ते हैं फिर। Political club became an important center for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful club was the Jacobin. अब देखो होता क्या है, यदि आप वॉर कर रहे हैं, यदि आप वॉर लड़ रहे हैं, तो क्या आपको एक जगह नहीं चाहिए मीटिंग करने के लिए, जगह चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यदि कोई इलेक्शन होता है तो चुनाव प्रचार होता है, तो गांधी मैदान में यहाँ पे हर बार भीड़ लगता है। मतलब क्या, गांधी मैदान एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे कि लोग अपने बातों को, लीडर अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, यही होता है ना। उसी प्रकार से जब वॉर चल रहा था तो लोगों के पास एक ऐसा जगह नहीं था कि वो सारे के सारे एक जगह आके मीटिंग कर सके और क्या एक्शन लेना है राजा के खिलाफ उसके बारे में सोच सके। तो इन्होंने एक क्लब का संगठन, मतलब कि क्लब का इन्होंने फॉर्मेशन किया। उस क्लब का नाम था हमारा जैकोबिन क्लब। हालांकि क्लब तो बहुत सारे उन्होंने बनाए जहाँ पे कि लोग आके बैठ के अपना मीटिंग कर सकते थे, राजा के खिलाफ क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है वो लोग आके मीटिंग कर सकते थे। बहुत सारे क्लब बनाए गए, लेकिन उन सभी क्लब में से जो सबसे पॉपुलर क्लब हमारा साबित हुआ वो हुआ जैकोबिन क्लब। समझ गए बात को। तो यहाँ तक के टॉपिक में हम लोग मेनली ये समझ गए हैं, यहाँ तक समझ गए कि लुईस 16 कॉन्स्टिट्यूशन में साइन तो कर दिया था, लेकिन उसका ना वो धीरे धीरे अपने पावर को बचाने के लिए दूसरे कंट्री के राजा लोगों से हाथ मिला लिया कि भाई तुम मेरा मदद करो, हमारे पावर को छीना जा रहा है ना। तो ये मिलाया था हाथ ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के राजा से, ठीक है ना। और जब वहाँ के राजा से हाथ मिलाया तो नेशनल असेंबली वालों को पता चल गया कि ये लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया, ठीक है ना। और जब हमला किया तो बहुत सारे वॉलंटियर यानी कि बहुत सारे नौजवान उस वॉर में शामिल हो गए। और जब उस वॉर में शामिल हो गए तो बहुत ज़्यादा कंट्री में लॉस देखने को मिला। फसल अच्छा नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारे के सारे पुरुष उसी में बिजी हैं। फसल अच्छा नहीं हो पा रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं था, हर तरफ वॉर ही वॉर हो रहा था। समझ रहे हो बात को। उसके बाद फिर यहाँ पे औरतों को घर संभालने के लिए रख दिया गया, आप अपना घर संभालिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो सबसे पॉपुलर जो सॉन्ग निकल के आया मर्सेलाइज, और ये सबसे पहले मर्सिल में गाया गया था वॉलंटियर के द्वारा। समझ के बात को। और यही मर्सेलाइज हमारा क्या हो गया, बाद में नेशनल एंथम कहला गया फ्रांस का। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद फिर जब वॉर हो रहा था तो आर्मी लोगों को या फिर बड़े बड़े लीडर को अपने पास कोई एक ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे कि वो लोग बैठ के मीटिंग डिस्कस कर सके। तब उन्होंने क्लब का फॉर्मेशन किया, बहुत सारे क्लब का फॉर्मेशन किया। उसमें जो सबसे पॉपुलर हुआ वो हुआ हमारा जैकोबिन क्लब। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है समझने में, समझ में आ रहा है। चलो अब हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट जैकोबिन क्लब एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो जैकोबिन क्लब का जो कंट्रीब्यूशन था ना, जैकोबिन क्लब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं था।